Hello students, welcome back to you all SST classes of RDS group of school. This video is for class 8 and today I am going to start next chapter number 4, Understanding Laws part 1 in civics. So now we will start the chapter Understanding Laws. Laws means rule. So rules किस तरीके से अप्लाई होते हैं वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. सो यू मे बी फैमिलियर विथ सम लॉज सच एज दोज दैट स्पेसिफाई द एज ऑफ मैरिज, द एज एट विच अ पर्सन कैन वोट एंड परहैप्स इवन द लॉज डीलिंग विथ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी. तो इवन आप ये फैमिलियर होंगे कुछ लॉज से, लाइक जो भी स्पेसिफाइज एज होती हैं, like age of marriage, the age at which a person can vote, means इस एज तक ही लोग वोट दे सकते हैं. एंड परहैप्स इवन द लॉज डीलिंग, और कभी कभी क्या होता है कि लॉज जो कि डील किए जाते हैं लाइक प्रॉपर्टी की जो सेलिंग होती है, सेलिंग करना, डीलिंग करना. वी नाउ नो दैट द पार्लियामेंट इज़ इन चार्ज ऑफ मेकिंग लॉज. और हमने अभी ये भी जानते हैं कि पार्लियामेंट जो होती है, पार्लियामेंट इंचार्ज होती है इन लॉज को बनाने के लिए. डू दीज लॉज अप्लाई टू एवरीवन, और ये सभी पर अप्लाई करती हैं. हाउ डू, कैसे करती है. न्यू लॉज कम इनटू बीइंग, और न्यू लॉज कैसे आते हैं. कुड देयर बी लॉज दैट आर अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल. कुछ लॉज ऐसे भी हो सकते हैं जो कि अनपॉपुलर होते हैं और कंट्रोवर्शियल होते हैं. कंट्रोवर्शियल इट मीन्स दैट डिस्प्यूटेड और एट इश्यूज, मीन्स कुछ ऐसे डिबेट से भरे हुए होते हैं. व्हाट शुड वी एज सिटीजन्स डू अंडर सच सर्कमस्टेंसेस. तो हम सिटीजन्स को इसके अंडर में इन परिस्थितियों में क्या करना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक. हाउ डू लॉज अप्लाई टू ऑल. तो ये लॉज जो होते हैं वो कैसे अप्लाई होते हैं. रीड द फॉलोइंग सिचुएशन एंड आंसर द क्वेश्चंस. So a government official helps his son go into hiding because his son has been given a 10-year jail sentence by a district court for a crime that he has committed. तो गवर्नमेंट ऑफिशियली क्या हेल्प करती है उनके बेटे की, या फिर उन्हें छुपाने में मदद करती है. बिकॉज हिज सन हैज़ बीन गिवन अ 10-year जेल, क्योंकि उनके बेटे को 10 ईयर की जेल हो जाती है. एंड सेंटेंस दे आर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं फॉर अ क्राइम दैट हैज़ कमिटेड, जहाँ पर उस क्राइम को कमिट किया जाता है. डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्शंस वर राइट. तो क्या आप ये सोचते हैं कि जो गवर्नमेंट है ये ऑफिशियली एक्शंस जो लेती है वो क्या वो राइट होती थी. शुड हिज सन बी एक्सटेम्प्ट फ्रॉम द लॉ जस्ट बिकॉज हिज फादर इज़ इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली पावरफुल. तो क्या एक पॉलिटिकली गवर्नमेंट में काम करने वाला जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उसका जो फादर है वो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली पावरफुल है, क्योंकि तो उसे इस लॉज में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए. सो द एबव इज़ अ क्लियर केस ऑफ अ वायलेशन ऑफ लॉ. तो ये जो एबव अभी आपने ऊपर देखा ये क्लियर केस है वायलेशन ऑफ लॉ का. वायलेशन मीन्स कॉन्ट्रवेंशन और ब्रेकिंग, मीन्स जो कि इस लॉ का क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, मीन्स इसके अगेंस्ट जा रहा है, तोड़ रहा है उसे. एज यू रीड इन यूनिट 1, मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर एग्रीड देयर शुड बी नो आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ पावर इन इंडिपेंडेंट इंडिया. तो असेंबली आपने फर्स्ट यूनिट में जैसा पढ़ा कि जो मेंबर्स होते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो एग्रीड होने चाहिए, मीन्स नो आर्बिट्रेरी, वो अपनी मनमानी नहीं कर सकते.
एक्सरसाइज ऑफ पावर इन इंडिपेंडेंट इंडिया, इस इंडिपेंडेंट कंट्री में वो कोई भी अपनी मनमानी नहीं कर सकते किसी भी लॉज के साथ। सो दे देयरफॉर इंस्टीट्यूटेड सेवरल प्रोविजंस, तो इसके लिए इस इंस्टीट्यूट ने डिफरेंट प्रोविजंस बनाए। प्रोविजंस मीन्स कई सारे ऐसी फैसिलिटीज़ दी और सप्लाईज दिए, ऐसे प्रावधान बनाए जो कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में इस्टेब्लिश थे उस रूल के अकॉर्डिंग। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज वॉज दैट ऑल पर्सन्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया, तो ये सबके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि सभी पर्सन्स हमारे जो हैं इंडिया के, इंडिपेंडेंट इंडिया के, वो सभी इक्वल हैं किसी भी लॉ के लिए। द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सन्स, लॉ किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, मीन्स कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं ला सकता लोगों के बीच ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, वो चाहे कास्ट से रिलेटेड हो, रिलीजन से रिलेटेड हो या फिर जेंडर हो। व्हाट द रूल ऑफ लॉ मीन्स इज़ दैट ऑल लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन्स, तो क्या ये रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि सभी लॉ जो हैं वो सभी सिटीजन्स के, कंट्री के सिटीजन्स के लिए इक्वल होने चाहिए। नो वन कैन बी अबव द लॉ, और ये होने चाहिए क्योंकि ये लॉ जो हैं वो सबके लिए इक्वल है। नीदर अ गवर्नमेंट ऑफिशियल नॉर अ वेल्दी पर्सन और नॉर इवन द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री इज़ अबव द लॉ, वो चाहे गवर्नमेंट ऑफिशियल हो या कोई वेल्दी पर्सन हो, मीन्स प्रॉस्परस पर्सन हो, और या वो प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री, प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, लॉ सबके लिए इक्वल है। एनी क्राइम और वायलेशन ऑफ लॉ हैज़ स्पेसिफिक पनिशमेंट, तो कोई भी अगर क्राइम होगा, कोई भी वायलेशन होगा, उसके अगेंस्ट जाएगा लॉ के, उसे स्पेसिफिक पनिशमेंट दी जाती है। एंड एज वेल एज प्रोसेस थ्रू विच द गिल्ट, और उसके लिए उसे गिल्ट कराया जाता है ऑफ द पर्सन हैज़ टू बी इस्टेब्लिश। बट वॉज इट ऑलवेज लाइक दिस, लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है? इन एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत में, देयर वर इनमेरेबल एंड ऑफन ओवरलैपिंग, ये क्या होता था? ओवरलैप होता था, मीन्स लोगों के इंटरेस्ट इंटरसेक्ट के अकॉर्डिंग होता था। एंड डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंजॉय डिफरेंट डिग्रीज ऑफ ऑटोनॉमी इन एडमिनिस्ट्रिंग दिस लॉ, और डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग एंजॉय करते थे डिफरेंट डिग्रीज़ को, मीन्स फ्रीडम को, जो कि एडमिनिस्टर होता था, ऑपरेट होता था और कंडक्ट होता था उस लॉज के अकॉर्डिंग। In some cases, the punishment that two persons received for the same crime, कुछ केसेस में टू पर्सन्स जो होते हैं उन्हें सेम क्राइम के लिए पनिशमेंट दिया जाता है। क्राइम वेरीड डिपेंडिंग ऑन देयर कास्ट बैकग्राउंड, मीन्स उनके कास्ट के बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग, विद लोअर कास्ट बीइंग मोर हार्शली पेनलाइज्ड, और जो लोअर कास्ट के लोग होते थे उन्हें बहुत ज़्यादा पेनल्टी पे करनी होती थी, मीन्स उन्हें बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली वे में, बहुत ही कठोरता से क्या दिया जाता था? पनिशमेंट दिया जाता था। दिस स्लोली बिगन टू चेंज दिस एज दिस सिस्टम, धीरे धीरे ये सिस्टम चेंज होना शुरू हुआ। ऑफ लॉ बिगन अ फर्दर इवॉल्व ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, और ये जो स्टार्ट हुआ ये कॉलोनियल पीरियड में स्टार्ट हुआ। इट इज़ ऑफन बिलीव्ड दैट इट वाज अ ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट, ये इसमें मेनली ब्रिटिश कॉलोनिस्ट का बिलीव था। इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया, जो कि इंडिया में रूल्स जो थे लॉ के उसे इंट्रोड्यूस कराना चाहते थे। हिस्टोरियंस हैव डिस्प्यूटेड, हिस्टोरियंस जो थे वो उन्होंने इस पर काफ़ी आर्गूमेंट्स किए। डिस्प्यूट मीन्स आर्गूमेंट्स, एंड ऑफ द आर्बिट्रेरीनेस मीन्स मास्टरफुलनेस और वैग्रेंसी, मीन्स लोगों का अपना मनमानी करना। तो आर्बिट्रेरी। एंड सेकेंड, द इंडियन नेशनलिस्ट प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल, तो इसमें जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, मीन्स जो पॉपुलर थे
एंड द डेवलपमेंट ऑफ द लीगल स्फीयर इन ब्रिटिश इंडिया, और इस ब्रिटिश इंडिया में लीगल डेवलपमेंट लाए। ऑन वन एग्जाम्पल ऑफ द आर्बिट्रेरीनेस दैट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट एज पार्ट ऑफ ब्रिटिश लॉ इन सेडिशन एक्ट ऑफ 1870s। तो ये जो आर्बिट्रेरीनेस का, जो मास्टरफुलनेस का, मीन्स लोगों का मनमानी करने का जो ये कॉन्टिन्यूएशन था, ये धीरे धीरे एग्जिस्ट हुआ जब ब्रिटिश लॉ जब आया, उसमें 1870s में एक सेडिशन एक्ट आया। सेडिशन मीन्स एक रिवॉल्ट और रिवॉल्यूशनिज्म आया, जिसमें कि एक सेडिशन एक्ट था। द आइडिया ऑफ सेडिशन, इस सेडिशन के आइडिया में वॉज वेरी ब्रॉडली अंडरस्टूड विद इन दिस एक्ट, और ये बहुत बड़े वे में, मीन्स बहुत ही ब्रॉडली वे में इसे समझाया गया इस एक्ट को। एंड एनी पर्सन प्रोटेस्टिंग और क्रिटिसाइजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो कोई भी पर्सन था वो प्रोटेस्ट कर रहा था, क्रिटिसाइज़ हो रहा था उस ब्रिटिश गवर्नमेंट में, जो कि कुड बी अरेस्टेड विदाउट ड्यू ट्रायल, क्या करते थे, बिना किसी ट्रायल के ये लोग अरेस्ट कर लेते थे। द इंडियन नेशनलिस्ट बिगन प्रोटेस्टिंग, इंडियन नेशनलिस्ट ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया एंड क्रिटिसाइज दिस आर्बिट्रेरी यूज़ ऑफ अथॉरिटी बाय द ब्रिटिश, और ब्रिटिशर्स के थ्रू जो ये अथॉरिटी थी आर्बिट्रेरी की, उसे इन्होंने क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया। दे ऑल्सो बिगेन फाइटिंग फॉर ग्रेटर इक्वलिटी एंड वांटेड टू चेंज द आइडिया ऑफ लॉ फ्रॉम अ सेट ऑफ रूल्स दैट दे वर फोर्स्ड टू ओबे और टू लॉ एज इंक्लूडिंग आइडियाज़ ऑफ जस्टिस, जो कि क्या शुरू कर रहे थे, फाइटिंग शुरू कर दी थी इक्वलिटी के लिए, और ये इस आइडिया को चेंज करना चाहते थे। जो आइडिया, ये जो लॉ था उसके अकॉर्डिंग ये जो अपनी मनमानी कर रहे थे, मीन्स किसी को फोर्स करके अपनी चीज़ों को मनवाना, अपनी बातों को मनवाना। डू लॉज वर इंक्लूडिंग आइडियाज़ ऑफ जस्टिस, तो ये एक इसमें जस्टिस का आइडिया इंक्लूड हो रहा था। बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी के एंड में, लास्ट में, द इंडियन लीगल प्रोफेशन ऑल्सो बिगन इमर्जिंग द डिमांडेड रिस्पेक्ट इन कॉलोनियल कोर्ट्स। तो जो इंडियन लीगल प्रोफेशन था उसमें इमर्ज होना शुरू किया और डिमांड की गई एक कॉलोनियल कोर्ट की रेस्पेक्टफुली। दे बिगन टू यूज़ लॉ, लोगों ने लॉज को यूज़ करना शुरू किया टू डिफेंड द लीगल राइट्स ऑफ द इंडियंस, जो कि उन्होंने डिमांड की कि खुद को डिफेंड करने के लिए एक लीगल राइट्स हो। इंडियन जजेस ऑल्सो बिगन टू प्ले अ ग्रेटर रोल, और जो इंडिया के जजेस थे उन्होंने भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करना शुरू किया मेकिंग डिसीजंस का, जिसमें कि वो लोग डिसीजंस लेने लगे थे। Therefore there were several ways in which Indian plays a major role in the evolution of the rule of the law during the colonial period। तो ये डिफरेंट वेज थे जिसमें कि इंडियंस जो थे वो मेजर रोल प्ले कर रहे थे उस इवोल्यूशन के लिए, मींस डेवलपमेंट और ग्रोथ के वेज में, जो कि कॉलोनियल पीरियड में उस रूल ऑफ लॉ के लिए किए जा रहे थे डेवलपमेंट। विद द एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन के एडॉप्शन के साथ दिस डॉक्यूमेंट सर्व्ड एज फाउंडेशन। तो ये जो डॉक्यूमेंट था ये सर्व किया गया, फाउंडेशन जो था सर्व किया गया। फाउंडेशन मीन्स दैट बेस, जो कि मेन कॉन्स्टिट्यूशन था, ऑन विच आवर रिप्रेजेंटेटिव बिगन मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री, जिसमें हमारी कंट्री के लॉज जो थे उसके रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट किए और इसकी शुरुआत की गई। एवरी ईयर आवर रिप्रेजेंटेटिव पास सेवरल न्यू लॉज, हर साल रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे वो नए लॉज लाए एंड रिवाइज एग्जिस्टिंग वंस। इन योर क्लास 6 बुक यू रीड अबाउट द हिंदू सक्सेशन। आपने अपनी क्लास 6 की बुक में पढ़ा था कि हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में 2005। अकॉर्डिंग टू दिस न्यू लॉ, ये जब ये एक नया लॉ था, सन्स डॉटर्स एंड देयर मदर्स कैन गेट अ इक्वल शेयर ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी। मीन्स
इस नए लॉ के अकॉर्डिंग सन, डॉटर और जो मदर्स हैं उनका फैमिली की प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर हो सकता है। सिमिलरली न्यू लॉज हैव बीन इनेक्टेड टू कंट्रोल पोल्यूशन, और उसी तरह से न्यू लॉज आए जो कि पोल्यूशन के लिए कंट्रोल करना, एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। हाउ डू पीपल कम टू थिंक द पर्पस दैट अ न्यू लॉ इज़ नेसेसरी। तो कैसे ये जो लॉज थे इसकी किस तरह से आवश्यकता है। यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन। इसे हम आगे नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। सो आई होप एवरीबडी इज एज क्लियर दिस टॉपिक. So watch video carefully. Now thank you and have a nice day.